अब सेक्शन नंबर 21 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्शंस टू जुरिसडिक्शन के बारे में बात करी गई है। क्लॉज 1 इसका बोलता है कि अगर आपको प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शन है, यानी कि फॉर एग्जांपल ए इज अ पर्सन जिसने रोहिणी में केस को फाइल कर दिया। अब बी बोलता है कि ये केस रोहिणी में स्टार्ट नहीं होना चाहिए बल्कि पीतमपुरा में इस केस की जुरिसडिक्शन है। तो यहां पे प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड बी को ऑब्जेक्शन है। तो यहां पे सेक्शन नंबर 21 बोलता है कि बी को यहां पे अर्लीस्ट पॉसिबल मैनर में इस ऑब्जेक्शन को अराइज करवाना पड़ेगा। यानी जो कोर्ट है उसके सामने बी को अर्लीस्ट पॉसिबल मैनर में इस ऑब्जेक्शन को लेके आना पड़ेगा। एंड यहाँ पे लिमिट भी गिवन है कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से पहले यानी जब इश्यू सेटल हो जाते हैं उससे पहले आपको ये ऑब्जेक्शन लेके आने पड़ेगी। ओके, तो हमको यहाँ पे चीज याद रखनी है। अब इसका क्लॉज 1 का जो मेन पर्पस है वो क्या है? अब सपोज जो हमारा बी है ये अर्लीस्ट पॉसिबल मैनर में इस ऑब्जेक्शन को अराइज नहीं करवाता है। ओके, फॉर एग्जांपल जो ट्रायल कोर्ट है उसने केस में अपने डिक्री भी पास कर दी है एंड अभी तक बी ने ऑब्जेक्शन अराइज नहीं करवाई थी। अब फॉर एग्जांपल ट्रायल कोर्ट ने बी के अगेंस्ट डिसीजन दिया। अब ऑब्वियसली बी अपील करेगा इस केस की, एंड जब बी अपील करता है इस केस की तब वो एपीलेट कोर्ट के सामने, यानी जिस कोर्ट में अपील को सुना जा रहा है उस कोर्ट के सामने ये ऑब्जेक्शन लेके आता है कि केस जो है वो रोहिणी में स्टार्ट नहीं होना चाहिए था बल्कि पीतमपुरा में केस स्टार्ट होना चाहिए था। यानी इतनी ज्यादा लेट जाके वो एपीलेट कोर्ट के सामने ऑब्जेक्शन लेके आ रहा है। तो यहाँ पे क्लॉज 1 बोलता है कि यहाँ पे बी को ये ऑब्जेक्शन लाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा बिकॉज ट्रायल कोर्ट के सामने उसने इस ऑब्जेक्शन को नहीं उठाया था, तो अब एपीलेट कोर्ट के सामने भी ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। अगर फॉर एग्जांपल बी ने ऑब्जेक्शन जो ट्रायल कोर्ट है उनके सामने उठाई थी एंड ट्रायल कोर्ट ने उस ऑब्जेक्शन के ऊपर ये बोला दैट दिस ऑब्जेक्शन इज नॉट वैलिड एंड केस में उसने डिग्री सुना दी। अब जब एपीलेट कोर्ट के सामने भी सेम ऑब्जेक्शन को उठाएगा तो एपीलेट कोर्ट उसकी बात को सुनेगा बिकॉज अर्लीस्ट पॉसिबल मैनर ने डी ने ट्रायल कोर्ट के सामने इस ऑब्जेक्शन को उठाया था। तो ये सेक्शन नंबर 21 बोलता है कि अगर हमें ट्रायल कोर्ट के सामने ऑब्जेक्शन को उठाया था तो एपीलेट कोर्ट के सामने जब आप जाओगे तो सेम ऑब्जेक्शन को आप उठा सकते हो। अब क्लॉज 1 में ये भी लिखा है कि सबसे पहले तो कोर्ट ये देखेगा दैट आपने अर्लीस्ट पॉसिबल मैनर में ऑब्जेक्शन को उठाया था या फिर नहीं उठाया था। एंड सेकंड चीज एपीलेट कोर्ट ये देखेगा कि ऑब्जेक्शन की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यानी कि फॉर एग्जांपल जो बी जो है इस ऑब्जेक्शन की वजह से अपना सही तरीके से डिफेंस नहीं ले पाया। यानी कि अगर ऑब्जेक्शन को अलाउ कर दिया जाता, ट्रायल कोर्ट बोल देता दैट यस रोहिणी का कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है बल्कि पीतमपुरा के पास जुरिसडिक्शन है। ओके, इस चीज की वजह से बी अगर इफेक्टिव डिफेंस ले पाता एंड ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन अलाउ नहीं हुई थी उसके वजह से बी वॉज नॉट एबल टू टेक एन इफेक्टिव डिफेंस, तो हम बोल सकते हैं कि बी के साथ फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए दैट उसने अर्लीस्ट पॉसिबल मैनर में ऑब्जेक्शन को उठाया था एंड सेकेंड उसके साथ फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया। अगर दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो एपीलेट कोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट की डिक्री को सेट असाइड कर सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल बी के साथ कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ ही नहीं, यानी केस जो है वो रोहिणी में चलता रहा एंड इसकी वजह से बी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। देन जो हमारा एपीलेट कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट की डिक्री को सेट असाइड नहीं करवाएगा। ओके, तो हमको याद रखना है दैट दीज टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर अ डिक्री टू बी सेट असाइड। अब क्लॉज 2 के ऊपर हम आते हैं। क्लॉज 2 में बात करी गई है पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के बारे में। यानी फॉर एग्जांपल केस की जो वैल्यू थी वो 10 लाख रुपए की थी, यानी जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू थी, सपोज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपए की थी, तो यहां पे कोर्ट नंबर ए को या फिर कोर्ट नंबर 1 को ये केस सुनना चाहिए था।
बट गलती से इस केस को कोर्ट नंबर 2 सुन लेता है, कोर्ट नंबर 2 इस केस को सुन लेता है। तो यहां पे एक गलत कोर्ट इस केस को सुन रहा है। तो इस केस की भी जो ऑब्जेक्शन है वो अर्लीस्ट पॉसिबल मैनर में आपको लेके आनी है। फॉर एग्जांपल बी के अगेंस्ट ये केस चल रहा है, तो बी को ये ऑब्जेक्शन कोर्ट के सामने अर्लीस्ट पॉसिबल मैनर में लेके आनी है। एंड जो सेम रूल्स जो क्लॉज 1 में हमने पढ़े थे, सेम रूल यहां पे भी अप्लाई होंगे। ओके, अब जो हमारा थर्ड क्लॉज है इसमें हमको बताया गया है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में, यानी वो कोर्ट जो कि डिग्री को एग्जीक्यूट कराता है। सपोज ए ने 10 लाख रुपए का रिकवरी सूट फाइल किया है, ए ने बी को 10 लाख रुपीस दिए थे एंड बी वो वापस नहीं कर रहा है। अब कोर्ट नंबर 1 डिसाइड करता है दैट यस ए को 10 लाख रुपए मिलने चाहिए एंड ए के फेवर में 10 लाख रुपए की डिग्री कोर्ट नंबर 1 दे देता है। ओके, अब यहां पे इस डिग्री को आपको एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो बी की प्रॉपर्टीज थी वो कोलकाता में थी एंड कोर्ट नंबर 1 इज इन दिल्ली। तो आपको अब कोलकाता में जाके इस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना है। तो फॉर एग्जाम्पल कोर्ट नंबर 2 इज इन कोलकाता एंड कोलकाता की कोर्ट में आप जा रहे हो इस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ओके, अब यहां पे क्लॉज 3 में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में बताया गया दैट फॉर एग्जाम्पल बी हमारा बोलता है दैट कोर्ट नंबर 2 डज नॉट हैव जुरिसडिक्शन। जो हमारा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसके पास जुरिसडिक्शन है ही नहीं बी की प्रॉपर्टी को अटैच करवाने की। तो इस ऑब्जेक्शन को भी अर्लीस्ट पॉसिबल मैनर में बी को कोर्ट के सामने लेके आना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा क्लॉज 3 बोलता है। अब क्लॉज 3 में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज का कोई भी टाइम लिमिट नहीं गिवन है बिकॉज इश्यूज ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, डिग्री पे आ चुकी है केस में। दैट इज व्हाई यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की जो टाइमलाइन है जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में गिवन थी वो डेडलाइन या फिर टाइमलाइन क्लॉज 3 में हमको गिवन नहीं है। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 21A के ऊपर। यहां पे बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ए वर्सेस बी का सूट था एंड बी को फॉर एग्जाम्पल प्लेस ऑफ सुइंग की ऑब्जेक्शन थी, यानी केस जो है वो गलत जगह इंस्टीट्यूट हुआ है, ये ऑब्जेक्शन बी को थी। ओके, एंड ऑब्वियसली बी ने इस ऑब्जेक्शन को अर्लीस्ट पॉसिबल मैनर में कोर्ट के सामने नहीं उठाया। तो सेक्शन 21 हमने पढ़ा है कि आगे जाके बी इस ऑब्जेक्शन को अराइज नहीं करवा सकता है। एपेलेट कोर्ट में जब केस जाएगा वहां पे जाके बी इस ऑब्जेक्शन को अराइज नहीं करवा सकता। ओके, तो बी के पास क्या रेमेडी बचती है? बी सोचता है कि चलो अब मैं क्या करता हूं, मैं नया केस लगा देता हूं, यानी सेम मैटर के ऊपर मैं एक नया केस इंस्टीट्यूट करवा देता हूं बी वर्सेस ए। एंड इस केस में बी मांगता है कि जो अर्लियर डिग्री है उसको सेट असाइड करा दिया जाए बिकॉज वहां पे उस कोर्ट के पास ये केस सुनने की जुरिसडिक्शन थी ही नहीं। अब यहाँ पे ए बोलता है कि ये जो केस है इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट लगेगा, बिकॉज दिस केस हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड। तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा लगेगा। इसके ऊपर बी बोलता है दैट इस केस में रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा बिकॉज द अर्लियर कोर्ट वॉज नॉट कॉम्पिटेंट। उसके पास कॉम्पिटेंसी ही नहीं थी केस को सुनने की। ओके, अब इन दिस केस क्या है बी वर्सेस ए का जो केस है इसको आप अलाउ करोगे? यहां पे हमारे पास सेक्शन नंबर 21A आता है। सेक्शन नंबर 21A यहां पे बोलता है दैट दिस बी वर्सेस ए का सूट इज नॉट वैलिड। इसको आप अलाउ नहीं करोगे, यानी बी वर्सेस ए का सूट यहां पे अब नहीं इंस्टीट्यूट हो सकता। तो वी कैन से दैट सेक्शन नंबर 21A इज इन द स्पिरिट ऑफ रेस जुडिकाटा। यहां पे अगर बी को प्लेस ऑफ सुइंग की ऑब्जेक्शन है तो इस ऑब्जेक्शन को वो एक नए केस के जरिए नहीं उठा सकता। ओके, उसके पास एक ही रेमेडी बचती है कि एपेलेट कोर्ट में जाके वो इस ऑब्जेक्शन को राइज करवाए। एंड हमने पढ़ा है
कि एपिलेट कोर्ट में वो तभी ऑब्जेक्शन राइज करवा सकता है जब लोअर कोर्ट में उसने पहले एक बार ऑब्जेक्शन को राइज करवा दिया था। सेक्शन नंबर 21 में हमने यही चीज पढ़ी थी। तो वी विल हैव टू स्टडी सेक्शन नंबर 21 एंड सेक्शन नंबर 21A टुगेदर। ओके, तो यहां पे हमको ये चीज याद रखनी है।